14 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। देश के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे उस लखनऊ विश्वविद्यालय था, जो पहले से मेरी आल्मा मैटर रही है, उसमें हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में भी मेरा हुआ था, वहाँ मेरा दूसरा रैंक था। AIR दूसरा रैंक था। मेरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी मेरा दूसरा रैंक था। मेरा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भी मेरा चौथा रैंक था। चौथा रैंक। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में भी मेरा चौथा रैंक था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में मेरा 6वां रैंक था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस में भी मेरा 7वां रैंक था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी मेरा 17वां रैंक था। क्लैट में भी मेरा ऑल इंडिया 188वां रैंक था। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं मोहम्मद ताह आमिर भैया के पास, जो कि हमारे विश्वविद्यालय से भैया PhD कर रहे हैं। और भैया ने जब LLM का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो 14 विश्वविद्यालयों का एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप किया था। किसी में 2nd रैंक, किसी में 3rd रैंक, किसी में 1st रैंक। तो हम आज भैया से जानेंगे कि क्या एक LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भैया ने 14 विश्वविद्यालयों में एग्ज़ाम दिया और उसके बाद टॉप भी किया। तो सबसे पहले तो मैं भैया से परिचय जानना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भैया, आपने समय निकाला। तो भैया पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमको अपने प्लेटफॉर्म पे आपने हमको बोलने का मौका दिया। थैंक यू इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं अपने विधि संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय के इस पवित्र धरती को देना चाहता हूँ कि जिसने गांव से आए हुए एक गांव से किसान परिवार के एक छोटे से बच्चे को जो है इतना लगनशील और मेहनत करने के योग्य बनाया कि मैं आपके बीच में यहाँ बैठ करके आपसे दो बातें कर रहा हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद ताह आमिर है। मैंने BSc किया हुआ है और BSc करने के बाद में फिर मेरा लॉ पढ़ने का शुरुआत से ही मन था मेरा। तो फिर मैंने BSc करने के बाद में फिर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का मैंने रुख किया। और लखनऊ विश्वविद्यालय आने के बाद में यहाँ के शिक्षकों की जो कुशलता थी, जो पढ़ाने की जो उनकी जो गुणवत्ता थी, वो हमको इतना जो है प्रभावित किया बिल्कुल कि हमने सोचा कि अब हम उच्च शिक्षा में अपना करियर चुनें। तो इसका श्रेय लखनऊ विश्वविद्यालय के आदरणीय गुरुजनों को जाता है कि जिन्होंने हमको पढ़ाया और हमको समझाया, समय समय पर मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से जो है मैं फिर LLM के लिए मैंने सोचा। उसी वक्त मैंने आदरणीय गुरुजनों के आशीर्वाद से मैंने मेहनत किया, मैं दिन रात मैंने लगा उसके लिए। और फिर मैं LLM में मेरा लगभग तकरीबन 14 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। देश के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे उसमें हुआ। उसमें क्लैट भी थे, उसमें क्लैट में भी मेरा ऑल इंडिया अच्छा रैंक था। इसके बाद में फिर मैंने एडमिशन कई सारे विश्वविद्यालयों में मैंने लिया। मैंने एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी लिया और फिर मैंने BHU में मेरा ऑलरेडी एडमिशन था ही। तो आदरणीय गुरुजनों ने, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के आदरणीय गुरुजन, क्योंकि अधिकतर वो BHU से ही पढ़े हुए थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने गुरुजनों के गुरुजन से पढ़ने का हमका मौका मिले, क्योंकि हमारे जितने भी शिक्षकगण यहाँ पर हैं वो BHU से पढ़े हुए हैं और उनके गुरु जो शिक्षक हैं वो आज भी BHU में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हुए मैं खामोशी के साथ में मैं BHU चला गया और मैंने वहाँ पर अपना LLM किया। LLM करते करते वक्त मैं वहाँ पर जो भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, आदरणीय प्रोफेसर R.K. मुरली, प्रोफेसर डॉक्टर A.K. पांडे, प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैम, इन लोगों के सानिध्य में मैं रहा, मार्गदर्शन मिला और फिर मैंने PhD करने की सोची। फिर PhD करने के लिए, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है और जीवन भर रहेगा, इसलिए मैंने इस विश्वविद्यालय का पुनः विद्यार्थी बनना पसंद किया और मैं अब यहाँ PhD का छात्र हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो भैया हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका LLB तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ जी, तो आपका किस किस विश्वविद्यालय में हुआ था LLM के लिए? जी देखिए, मेरा जो विश्वविद्यालय में मेरा हुआ था उसमें एक लखनऊ विश्वविद्यालय था, जो पहले से मेरी आल्मा मैटर रही है, उसमें हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में भी मेरा हुआ था, वहाँ मेरा दूसरा रैंक था। AIR दूसरा रैंक था। मेरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी मेरा दूसरा रैंक था। मेरा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भी मेरा चौथा रैंक था। चौथा रैंक। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में भी मेरा चौथा रैंक था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में मेरा 6वां रैंक था। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस में भी मेरा 7वां रैंक था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी मेरा 17वां रैंक था। क्लैट में भी मेरा ऑल इंडिया 188वां रैंक था।
तो इसी प्रकार से और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिसको मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन तकरीबन 14 विश्वविद्यालय थे जिसके अंदर मेरा LLM में मेरा परिणाम आया हुआ था। और अधिकतर जगहों पर मैं जो है टॉप 10 में ही मैं रहा हूँ। दूसरा हम जानना चाहेंगे कि 14 विश्वविद्यालयों में आपने निकाला, तो किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रही, क्या आपने तैयारी करी और क्या आपका एक रणनीति थी तैयारी करने की? देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ही धनी रहा हूँ कि हमको सीनियर बहुत अच्छे मिले और मैंने सीनियरों का हमेशा सम्मान किया है। और सीनियरों के जो है निर्देशन में रहते हुए, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता तो होमी जहांगीर भाभा लॉ हॉस्टल में रहता था, तो हमारे वहाँ पर जितने भी सीनियर थे वो LLB 3 ईयर के सीनियर थे, वो LLB 5 ईयर के सीनियर थे, और वो LLM के सीनियर थे, और वो PhD के सीनियर थे। सभी लोगों के सानिध्य में मैं रहता था, मैं सबका सम्मान करता था। उस सम्मान की वजह से हमारे सीनियरों ने हमको बहुत चीज़ें हमको सीखने का मौका दिया और बहुत अवसर दिया जिससे हम फल फूल सकें। उसके बाद में जब हम यहाँ पर आदरणीय गुरुजन के क्लास ख़त्म होने के बाद में गुरुजन से जब हम पूछते थे, सारी चीज़ों को समझते थे, तो हमको यहाँ पर निर्देशन दिया करते थे, बताया करते थे कि आपको ये करना है, वो करना है। अब इसमें बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठ करके आते हैं कि आखिर एक LLB का जो बच्चा कर रहा है उसको LLM करते वक्त क्या वो LLM के बारे में तैयारी के लिए सोचना चाहिए, या उसको LLB से पहले सोचना चाहिए, या वो LLB के अंतिम वर्ष में आ जाए तब उसको जो है परीक्षा की तैयारी के लिए फोकस करना चाहिए। तो इसके कई सारे पहलू हैं। तो मेरा पहला पहलू ये है कि LLM का उद्देश्य ये होता है कि आप लॉ की गहराई को समझ सकें, क्योंकि लॉ एक अपने आप में बहुत ही असीमित है, लॉ की कोई सीमा नहीं है। तो जब आप लॉ की गहराई में जाते हैं तो निश्चित ही लॉ में आपको LLM करना होता है, और लॉ जब आप करते हैं तो आपको लॉ एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, कानून की समझ को बहुत ही मजबूत करता है। दूसरी चीज़, लॉ को हम लोग इसलिए करते हैं ताकि शैक्षणिक कार्यों में हम अपने आप को ढाल सकें, आगे देश की सेवा एज ए शिक्षक हम कर सकें। अब लॉ की तैयारी के लिए लॉ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लॉ में हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि इसने प्रतिस्पर्धा के दौर में हम एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकें और आसानी से कम पैसे वाले विश्वविद्यालयों में, जहां एक गरीब परिवार का लड़का, एक मध्यम वर्ग का परिवार का लड़का, या एक शैक्षणिक जो पर एक मेधावी बच्चा है वो आराम से पढ़ सके। तो इसके लिए जाहिर सी बात है हम लोग कभी भी जो ट्रेडिशनल जो विश्वविद्यालय हैं उन्हीं को चुनते हैं, क्योंकि वहाँ फ़ीस बहुत ही सस्ता होता है और वो स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, तो हम लोग आराम से वहाँ पर पढ़ करके अच्छे तरीके से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। भैया, ये जैसे जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो मेनली वही विद्यार्थी हैं जो या तो LLM की तैयारी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, तो क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट फॉलो करें, कैसा पैटर्न होना चाहिए? क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छे से और कौन बता पाएगा, जिसने क्लैट, PHU, LU, DU, राष्ट्रीय अकेडमी, इन सब में आपने अच्छी रैंक हासिल की, तो क्या उनका एक तैयारी करने का तरीका होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो LLM के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं या LLM का जो एग्ज़ाम होता है, किसी भी परीक्षा की जो रणनीति होती है वो रणनीति 2 चीज़ों पर आधारित होती है, उसका तीसरा कोई रास्ता नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करें तो हमेशा ऑथेंटिक किताबों से आप पढ़ाई करें, आप हमेशा टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक या रिसर्च बुक से आप पढ़ाई करें। आप कभी भी किसी शॉर्ट फॉर्म की बुक से ना पढ़ाई करें, जो बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे गाइड आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर सिक्योर करने में तो बहुत ही ज़्यादा आपको मदद तो करते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही लंबे समय के लिए बहुत ही नुकसानदायी होते हैं। वो आपको पूरी तरीके से लेज़ी बना देते हैं और आपके अंदर जो एकेडमिक जो कलर होता है वो पूरी तरीके से डिम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको पहली चीज़ तो ये करना चाहिए कि हमको LLB के दौरान में रेगुलर क्लास करनी चाहिए। एक भी क्लास हमको मिस नहीं करनी चाहिए, रेगुलर क्लास करना। अगर हम बाय द वे मान लीजिए क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमको अपने जो दूसरे हमारे जो मित्र हैं उनसे उस नोट्स को लेकर के, कॉपी को लेकर के हमको उसको काम पूरा करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए लॉ के क्षेत्र में, स्पेशली LLM के परीक्षा को निकालने के लिए जो इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, इससे बेहतरीन गुरु आपके लिए कोई नहीं हो सकता इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर जब आप सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर का जब आप अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। 75 से 80% जो आपके जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा ही पुरानी तरीके से वही जो है रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं।
सिर्फ 15 से 20% जो लॉ में क्वेश्चन एलएलएम के एंट्रेंस में होते हैं वही आपके बिल्कुल जो है न्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो इस चीज़ को करने से पहले हमको जैसे कि एक बार अब्राहम लिंकन के बारे में जब बताया जाता है कि एक बार लकड़ी काटने के लिए जब उनको कहा गया तो उन्होंने अधिकतर समय अपने जो है लकड़ी से काटने वाला जो यंत्र था उसको पूरी तरीके से धार देने में दिया और बहुत ही कम समय में पेड़ को उन्होंने काटा, ऐसा कहा जाता है। तो मेरा कहना यही है कि एज ए विद्यार्थी आप जब भी किसी चीज़ को करें तो पहले उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं, उसकी रणनीति बनाएं। रणनीति बनाने पर आपका 75% समय जाना चाहिए और 25% समय आपका पढ़ाई पर जाना चाहिए। हमको गाइडेड वे में हमको मेहनत कर करके तब हमको आगे बढ़ना है, हमको अनगाइडेड मेहनत नहीं करना है। बच्चे बहुत पढ़ते हैं, टेबल पर बैठे रहते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन दिशा विहीन पढ़ाई से कुछ नहीं हासिल होगा। आप दिशा की तरफ से पढ़ाई करिए, आप उसको सही से पढ़ाई करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करिए। इसके लिए मार्केट में बहुत ही सारे मटेरियल मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मटेरियल बहुत मौजूद है, बहुत ही मौजूद है। आप उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। जो सबसे बेसिक टेक्स्ट बुक है आप उसको पढ़िए और आसानी से आप अच्छा रैंक के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि अब्राहम लिंकन, ये सच है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अपना अधिकतर समय अपने हथियार को, जैसे वो कुल्हाड़ी के बारे में बताया था उन्होंने कि पैना करने में लगा, उसके बाद जब हथियार हमारा अच्छा है तो आसानी से पेट काट सकते हैं। लेकिन भैया मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, चूँकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से भी पीएचडी कर रहे हैं और आपने एलएलबी किया, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय तो अपना प्रीवियस ईयर देता नहीं है, तो जो विद्यार्थी अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का एलएलएम दे रहे हैं तो वो कहाँ से प्रीवियस ईयर प्राप्त करेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छी आपको बताना चाहता हूँ। आप किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, इनोवेशन, क्रिएटिविटी प्रश्न पत्र में आपको नहीं मिलेगा। आपको 10 से 15%, 20% ही वहाँ के आपको क्रिएटिविटी, इनोवेशन मिलेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी पेपर बनाने में जो क्रिएटिविटी होती, जो इनोवेशन होता, बहुत ही उसमें इफ़र्ट लगते हैं और आज के समय में कोई इफ़र्ट नहीं करना चाहता है। इसीलिए कोई क्वेश्चन पेपर दे या कोई क्वेश्चन पेपर ना दे, ये अलग की चीज़ हो गई। मामला ये है कि जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है, अगर उस सिलेबस को आप अच्छे तरीके से जिम्मेदारी से उसके एक एक टॉपिक को अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर कर लेंगे तो, और उससे संबंधित अगर आप 200-200 से क्वेश्चन या 300-300 से क्वेश्चन या 500-500 क्वेश्चन अगर आप कहीं से भी पा जाएँ, किसी भी सोर्स से पा जाएँ, और अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो उस कंपटीशन में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई प्रश्न पत्र आपको दे, चाहे कोई प्रश्न पत्र आपको ना दे। बिल्कुल, मतलब अगर आपका सिलेबस, जैसे कोई मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने अगर सिलेबस देख लिया और उसको सही से तैयार कर लूँ तो ज़रूरत नहीं है प्रश्न पत्र मिले या ना मिले। भैया मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बीएचयू से एलएलएम किया है, तो बीएचयू की तैयारी की क्या रणनीति रहनी चाहिए? क्योंकि बीएचयू बहुत लोगों का ड्रीम होता जाने का, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? बीएचयू के गलियारे में जब कभी आप टहलेंगे, जब मैं बीएचयू में नया छात्र गया था तो उस वक्त मैं जब बीएचयू के चाय की दुकानों पर जा कर के, जो बीएचयू के अंदर चाय की दुकानें बनी हुई थी, मैं वहाँ पर जा कर के एक चाय पीता था और 2-2 घंटे खामोशी से बैठ कर के सिर्फ वहाँ के जो छात्र बात करते थे, सिर्फ खामोशी से सर झुका करके मैं उनको सुनता था। तो मेरे कान पे इधर से कहीं सुनाई देता था कि इस बार जेआरएफ निकालना है, इस बार नेट निकालना है, इस बार पीएचडी करना है। तो मैं वहाँ प्रतिदिन मैं 1.5 से 2 घंटे मैं वहाँ विद्वान विद्यार्थियों के बीच में चाय के बहाने बैठ कर के मैं उनके गुणवत्तापूर्ण बातों को सुनता था और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पोषण का काम करती थी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे बीएचयू के कॉरिडोर में ये बहुत ही मशहूर है कि आप बीएचयू के 10 साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लीजिए, आपका 80% आपका क्वेश्चन ऐसे हो गया, 20% आप पढ़ लीजिए तो आप वहाँ के टॉपर हो जाएंगे। बीएचयू का अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है तो उसके लिए सबसे अच्छी रणनीति ये है कि बीएचयू के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसको 10 से 15 बार सॉल्व करिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, क्वेश्चन की गहराई क्या है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन का और कहाँ से हमको उसके किस तरीके से हमको उसको देख करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत ही आसानी से आप बीएचयू का पेपर को निकाल सकते हैं। बीएचयू के पेपर को निकालने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई नहीं है, जैसा हमें सुनने में आता है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो आप आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में आप जा कर के किसी भी एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल भैया, जैसे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि प्रीवियस ईयर और हमने अगर अच्छे से तैयारी करी, एलएलबी अगर हमने रेगुलर क्लासेस करी, सही से करी है, तो बीएचयू क्या इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम हो तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा भैया क्लैट का पैटर्न अलग होता है इनके मुकाबले, चूँकि क्लैट में केस लॉ स्टडी ज़्यादा पूछते हैं, तो क्लैट की आपकी किस तरीके की तैयारी रही थी और जो विद्यार्थी कर रहे हैं क्लैट की तैयारी उनके लिए आप क्या एक सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि मैं
मैं जो क्लेट के बच्चे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि क्लेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे अच्छी जो रणनीति है वो ये है कि क्लेट आपके आपकी जो अध्ययन सामग्री है उसको बहुत ही सीमित बना देता है। क्लेट आपको उलझाता नहीं है। भले ही क्लेट की तैयारी में थोड़ा सा कठिनाई आती है क्योंकि उसका जो पेपर का मेथड होता है वो दूसरा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी ध्यान देना होगा कि जो क्लेट जो पूछता है क्वेश्चंस, उसका एक निर्धारण एक हिस्सा होता है, निर्धारित होता है पहले से कि हमको जो नए ओरिएंटेड केसेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जो लीडिंग केसेस आए हुए हैं, सिर्फ उसी के आधार पर वो फैक्चुअली उसी के आधार पर एक पैसेज में वो 10 क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं। तो क्लेट को निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप रेगुलर LLB की क्लासेस किए हैं और अगर आपने बेहतरीन तरीके से जब अंतिम वर्ष में अगर आपने बेहतरीन तरीके से 6 महीना लगातार फटाफट LLB के प्रथम सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो सब्सटेंटिव लॉ हैं उसको अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिया है तो मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि आप अंतिम वर्ष में कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार प्रश्न इस वक्त मार्केट में बहुत आसानी से मौजूद है। 15 से 20 हज़ार बहुविकल्पीय प्रश्न को आप लगा डालिए, सॉल्व कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप जो है जो नए केसेस जो आ रहे हैं, जो हाईलाइटेड केसेस हैं, जो न्यूज़पेपर में जो केसेस पब्लिश हो रहे हैं, उन केसेस को आप प्रतिदिन 10 से 15, 20, 25 लीडिंग केसेस को आप जो है रिसर्च कर करके उसको अपने डायरी पे नोट करते रहिए। मैं बता दे रहा हूँ ये आपके लिए खाद की तरह काम करेगा और आप क्लेट को बहुत ही आसानी के साथ में निकाल देंगे। क्लेट में कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका नाम बड़ा हो सकता है लेकिन उसका पेपर बहुत ही आसान है, उसके पेपर में बहुत ही आसान है। आप अगर एक भी पैसेज उसको आसानी से समझ गए, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बैठे बैठे पूरे के पूरे क्लेट के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर देंगे। कुछ बड़ा नहीं है। भैया एक चीज़ मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है जानने की, क्योंकि क्लासेस तो हम भी रेगुलर करते हैं लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो क्लासेस रेगुलर नहीं करते, लेकिन उनकी भी इच्छा है कि हम भी LLM अच्छे विश्वविद्यालय से करें, क्लेट से करें, BHU से। तो क्या उनके लिए भी कोई तरीका है कि क्लास रेगुलर नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ छूट गया, परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं ला पाए, तो वो कैसे कवर करें सबको? विद्यार्थी दो तरह के होते हैं। एक विद्यार्थी होते हैं जो विश्वविद्यालयों के नाम पे कूदते हैं, उसके नाम पर अपने आप का महिमा मंडन करते हैं, और दूसरे विद्यार्थी वो होते हैं जिनके नाम पर विश्वविद्यालय को नाज होता है। वो मेहनती विद्यार्थी होते हैं। आप कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय के यहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ आगे लगा रहता है फला एलुमिनाई है। हमारे विश्वविद्यालय उन बच्चों के ऊपर नाश करता है। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो उनका सपना सिर्फ होता है विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेना, उसके बाद में वो आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, वो अपने दिमाग को इधर उधर मोड़ लेते हैं और विश्वविद्यालय में वो रेगुलर क्लास नहीं करना चाहते हैं। मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर क्लास करिए। आप इधर उधर अपनी ऊर्जा को मत जो है इधर उधर आप बेकार करिए, वरना जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके जो सहपाठी हैं, जो साथी हैं, जब आगे वो बढ़ेंगे, जब वो आगे निकलेंगे तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, आप भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, आप बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे कि हमने ये वक्त क्यों बर्बाद कर दिया। जैसे मेरे LLB के डेज़ में, मेरे LLB के वक्त में बहुत सारे मेरे जो है सहपाठी हुआ करते थे, तो वो बच्चे क्या करते थे, क्लास नहीं आया करते थे। अब आज वो बच्चे फ़ोन करते हैं कि बताइए तो हमको जो है ताहा भाई बताइए मैं LLM कहाँ से कर लूँ, और मेरा समय तो 4 साल पता चला गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई फ़ोन करता है, कहता है ताहा भाई बताइए हमको दुनिया दिखाई नहीं दे रही कि हमको क्या तैयारी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पूरी तरीके से पूरी रेगुलरिटी के साथ में क्लास में जाइए, तो आपके लिए ये खाद की तरह काम करेगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि जब हमें समय मिल ही रहा है, घर वालों ने भी छोड़ दिया कि जाओ बेटा पढ़ो वहाँ पे जाके, तो क्यों इस समय को बर्बाद किया जाए, क्लास रेगुलर करी जाए, विश्वविद्यालय भी हमें क्लासेस दे रहा है। अच्छा भैया, मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है कि लोग क्लेट को बड़ा अच्छा मानते हैं और DU को भी अच्छा मानते हैं, तो आपने क्यों क्लेट और DU को छोड़ करके BHU में गए, क्या आपका एक? क्योंकि मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है। पहली चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये हो गई, हमको एकेडमिक्स में जाना था, और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के आदरणीय गुरुजनों ने हमको ये बताया कि आप जो है आप ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय में जाइए, जहाँ पर आपको एक शैक्षणिक अनुभव मिल सके, कम पैसे में आपको शिक्षा मिल सके और आसानी से आप आराम से वहाँ पर रह सकें। क्योंकि क्लेट में क्या होता है, क्लेट हम किसी भी किसी संस्था से हम उसके शिक्षा के गुणवत्ता में तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास में वो अनुभव है, ना हमारे पास में वो ज्ञान का स्तर है।
लेकिन हाँ, फीस के मामले में हम ज़रूर तुलना कर सकते हैं, क्योंकि एक किसान परिवार से आने की वजह से मेरी यह हैसियत नहीं थी कि हम क्लेट में पढ़ सकें, तो इसीलिए हमने क्लेट को हमको छोड़ना पड़ा, वरना हमको भी क्लेट में पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी और आने वाले समय में कभी ईश्वर ने चाहा तो देखा जाएगा। तो लेकिन बस आर्थिक स्थिति की वजह से मुझे BHU जाना पड़ा, क्योंकि BHU में आज भी 425 रुपये में और जो है वो LLM की शिक्षा आसानी से मिल जाती है। भैया दिल्ली विश्वविद्यालय भी तो ज़्यादा पैसा नहीं लेता, उसकी भी तो 3-4 हज़ार रुपये फीस बताते हैं, मुझे पक्का नहीं पता, तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं जाना चाहा? वो तो हमारी कैपिटल में है। मैं BHU में 1 महीना मैं क्लास पढ़ चुका था और BHU में बहुत ही बड़े बड़े लेजेंडरी प्रोफेसर से हम लोग को क्लास लेने का मौका मिला। हमको जूरिस्प्रूडेंस, थ्योरीज ऑफ राइट्स और हमको जो है क्रिमिनोलॉजी, इन सब पे बड़े अच्छे अच्छे ब्रिलियंट प्रोफेसर्स मिल गए थे और इतना डायलॉग के स्टाइल में क्लासेस को चलाते थे और पढ़ाते थे। मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया कि मैं दिल्ली में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के मैंने तीसरे दिन मैंने एडमिशन अपना कैंसिल करवा करके मैं चुपचाप मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महामना के बगिया का मैं विद्यार्थी बनना मैंने पसंद किया। बिल्कुल भैया, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप क्लास कर चुके थे, तो वहाँ पे आपको क्लासेस भी अच्छी लगी। जामिया मिलिया इस्लामिया भी अच्छा एक ऑप्शन था आपके लिए, तो वहाँ क्यों नहीं आपने ऑप्ट किया? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का मैं 2 दिन तक विद्यार्थी रहा हूँ और 2 दिन के रहने के बाद में मुझको जो है वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा करके मुझे BHU आना पड़ा, क्योंकि जब मैं जामिया मिलिया गया तो वहाँ जाने के बाद में फिर जब मैंने अपने गुरुजनों से मैंने जब बात किया तो BHU के हमारे एक शिक्षक ने हमको बताया कि बेटा आप यहाँ आ जाइए, आप बहुत ही होनहार जो है पढ़ने में मेहनत करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे बेटा। तो हमने वादली गुरुजन की बात मानी और मैं फिर पुनः BHU आ गया। LLM में आपने क्या स्पेशलाइजेशन थी आपकी? हाँ, मैं जब मैं यहाँ से गया तो हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमने एक्सप्लोर किया। हमने कई सारी चीज़ों को एक साथ में पढ़ने की कोशिश की और बहुत अच्छा रहा। BHU के LLM की सबसे अच्छी क्वालिटी विशेषता ये है, जो सभी विश्वविद्यालयों के LLM से उसको अलग बनाती है, वो यहाँ पर ये है, वहाँ पर विषय पढ़ने की स्वतंत्रता। सभी विश्वविद्यालयों में आपको LLM करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी उसको इससे पहले वाले साल में उसको शुरुआत किया। BHU में एक LLM जनरल का कोर्स चलता है। उस LLM जनरल का कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। उसमें आपको किसी एक पार्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइजेशन हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी डोमेन में एक साथ में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे जब मैं BHU गए तो मैंने प्रथम सेमेस्टर में बिजनेस लॉ को, मैंने कॉर्पोरेट लॉ को मैंने पढ़ा। जब मैं दूसरे सेमेस्टर में BHU में जब मैं गया तो मैंने पूरी तरीके से उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड को पढ़ा, मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा, मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ा, मैंने विक्टिमोलॉजी पढ़ा, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा अच्छी तरीके से। जब मैं 3rd सेमेस्टर में आया तो मैंने फिर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, मैंने थ्योरीज ऑफ राइट्स पढ़ा, मैंने थ्योरीज ऑफ जस्टिस पढ़ा, मैंने उसको समझा पूरी तरीके से। और जब मैं 4th सेमेस्टर में आया, 4th सेमेस्टर में आने के बाद में फिर मैंने डिजर्टेशन किया। डिजर्टेशन मैंने वहाँ के एक बहुत ही भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़े प्रोफेसर के अंडर में मैंने किया। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेंद्र कुमार पांडे सर। वो BHU में डिस्टिंग्विश्ड रिसर्च प्रोफेसर हैं। बिल्कुल भैया, आपने जैसे बताया आपका 4 सेमेस्टर थे, यानी कि 2 साल का आप LLM था, लेकिन आजकल तो 1 साल का भी LLM हो रहा है, तो 2 साल का LLM और 1 साल के LLM में क्या अंतर है भैया? देखिए, जो 2 साल का LLM है और जो 1 साल का LLM है, इस पर बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। आप 1 साल का LLM भी कर लेंगे तभी आपको डिग्री मिल जाएगी, आप 2 साल का LLM कर लेंगे तभी आपको डिग्री मिल जाएगी। 2 साल के LLM में फ़ायदा ये रहता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का अवसर मिलता है। आप वहाँ पर जाते हैं, आप वहाँ पर अस्थायी होते हैं, आप वहाँ चीज़ों को समझते हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और सब्जेक्ट की गहराई में थोड़ा सा वक्त लगा करके आप और गहराई में जाते हैं और आपको वहाँ पर ढेरों सारे और अवसर मिलते हैं। और 1 साल के LLM में क्या होता है कि हमने एडमिशन लिया, हम वहाँ गए, हमने वहाँ पढ़ाई किया और डिग्री लेकर के हम आराम से चले आए। उसका समय कम होता है और समय कम होने की वजह से बहुत सारे अवसर को हम खो देते हैं। बस तो 2 साल और 1 साल में बस यही मामला होता है। मतलब भैया ये पढ़ाई तो लगभग सेम होती होगी ना उनमें? अच्छा, क्या 2 साल की डिग्री और 1 साल की डिग्री की मान्यता बराबर है या मान्यता अलग अलग है? देखिए, अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो 2 साल और LLM और 1 साल LLM दोनों की मान्यता बराबर है, दोनों की मान्यता बिल्कुल एक ही है। लेकिन क्योंकि कोर्सेज चल रहे हैं तो कोर्सेज चलने की वजह से जो बच्चों की जो इच्छा होती है वो उसके अनुरूप वो LLM करते हैं। आप 2 साल भी LLM करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप 1 साल भी LLM करने के लिए स्वतंत्र हैं, इस पर आपको कोई रोक नहीं। अच्छा भैया, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, BHU का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या था और हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या था?
एक बार ज़रा फीस स्ट्रक्चर BHU भारत की सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय तो है ही है। दूसरी चीज़ ये है, वो BHU सबको सरल देती है। आप क्यों ना कितने भी गरीब परिवार से क्यों ना हो, क्यों ना आप कितने भी अमीर परिवार से क्यों ना हो, क्यों ना कि आप किसी भी परिवार से हो, वो सबको ला करके एक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सबको समानांतर सबको वो खड़ा कर देती है। ये BHU की विशेषता है। महामना की बगिया में आप कितनी क्यों ना, बिल्कुल आप मजदूर के लड़के हों, किसान के लड़के हों, आप उद्योगपति के लड़के हों, सभी लोग को एक टेबल पर बैठेंगे। और महामना की बगिया में फ़ीस जो है वो बहुत ही न्यूनतम फ़ीस है, आप आसानी से ले सकते हैं। BHU में पढ़ने का फ़ायदा ये पर वहाँ पर ये है, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ में छात्रों के लिए, जो अच्छे छात्र हैं जो उनके लिए वहाँ पर काम करने के भी अवसर होते हैं। तो आपको उसी एकेडमिक बैकग्राउंड में काम करना होता है और उसके साथ साथ में आपको पैसा भी मिलता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति चलती हैं, जिसके वजह से अगर आप पूरी तरीके से अर्थविहीन हैं, अगर आपके पास में धन नहीं है, तब भी वहाँ के छात्रवृत्ति के बल पर आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। वहाँ हॉस्टल में बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम फीस है। आप वहाँ से 1000 से 1500 रुपये सेमेस्टर के प्रति फीस पर आराम से आप हॉस्टल में रह सकते हैं। तो वहाँ एक अच्छा पढ़ने पढ़ाने का वातावरण है, एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर है। और वहाँ पर चाय के दुकानों पर खड़े होंगे तब भी आपको हमेशा बड़े बड़े रिसर्च के, बड़े बड़े जर्नल्स के, बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम के ही बारे में गूंज सुनाई देगी। तो ये BHU को सभी जगहों से अलग बनाती है। भैया आपका मीडियम हिंदी था या इंग्लिश था? मैं गांव का ही छात्र हूँ। मेरे पिताजी किसानी खेती करते हैं। मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है शुरुआत से ही हिंदी ही पढ़ा हूँ। और अंग्रेज़ी हमको, क्योंकि हमने ABCD जो है हमने जो है वो ABCD तो हमने 8वें में सीखी है। और अंग्रेज़ी का ग्रामर में जब मैं 11th में आया था तब मैंने पढ़ना सीखा था, तो 12वें तक तो था। फिर मैंने BSc जो किया, क्योंकि साइंस जो BSc होता है वो इंग्लिश में होता है, तो उसको तो हमको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। लेकिन मुझे इंग्लिश पता नहीं था, फिर जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो फिर मुझे बहुत ही अच्छे सीनियर मिले, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरित किया। आदरणीय गुरुजन ने यहाँ के जो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो किसी देवता से कम नहीं हैं, बहुत ही महान हैं, बहुत ही महान हैं। वो छात्रों की बहुत मदद करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे सीनियर्स ने हमको मोटिवेट किया। तो धीरे धीरे हम जो है हल्का धीरे धीरे मेहनत करते रहे और अंग्रेज़ी के लिए हम प्रयासरत रहे। आज हमने पूरी तरीके से अपना माध्यम अंग्रेज़ी कर लिया है, मेहनत करते और आज हम पूरी तरीके से अधिकतर चीज़ों को अब हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। इसको अंग्रेज़ी को सीखने के लिए मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब बच्चे LLB करने के लिए आते हैं तो अधिकतर जो 3 ईयर के बच्चे होते हैं और जो ऑनर्स के बच्चे होते हैं, उसमें जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं लैंग्वेज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लैंग्वेज सब महान होती है। जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर लें चीज़ों को, वो लैंग्वेज आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए महान होती है। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि कानून की दुनिया में अगर कानून की सत्यता को परखना है, कानून के ओरिजिनलिटी को पढ़ना है, कानून की आत्मा को पढ़ना है, उसको जानना है, क्योंकि जो हमारा जो कानून सिस्टम है पूरा तरीके से वो कॉमन लॉ सिस्टम है। और कॉमन लॉ सिस्टम की जो रूह है वो अंग्रेज़ी है, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज़ी की चीज़ें हैं जिसको हम अपने स्थानीय भाषाओं में नहीं ट्रांसलेट कर सकते, उसको हम उस तरह से उस आत्मा में हम नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए जब मैं आया तो मैं बहुत ही बेचैन, बहुत ही परेशान हुआ करता था। उस वक्त में मैं अंग्रेज़ी के लिए लोग बोलते थे, कभी कभी क्लास में मैं बैठता था, जो हमारे शिक्षक जब अंग्रेज़ी बोलते थे, जो हमारे बैचमेट होते थे वो अंग्रेज़ी बोलते थे, तो मेरे आँखों से आंसू निकल आया करते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान, घबरा जाता था। मैं उस वक्त क्या करता था, मैं कॉपी बनाया था, वर्ड मीनिंग की मैंने कॉपी बनाई थी। और मैं कॉपी एक बना करके रखा, जिस पे मैं शब्दकोश बना करके रखा था। जो मैं किताबें पढ़ता था उस पर जो कठिन शब्द हुआ करते थे उसको मैं कॉपी पे लगातार लिखता रहता था और मेरे टेबल पर हुआ करता था। आज भी PhD कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरे पढ़ाई के डेस्क पे वो डायरी जो मैंने LLB के वक्त में बनाई थी, आज भी मैं उस कॉपी पर शब्दकोश कंटिन्यूसली लगातार लिखता हुआ चला आ रहा हूँ। मैं मॉर्निंग में पढ़ाता, मैं सुबह 6 बजे उठता था। सुबह 6 बजे उठ करके मैं हॉस्टल छत पे चला जाता था और हॉस्टल के छत पे जाने के बाद मैं डेली 1 घंटा हल्का चिल्ला करके मैं अपनी किताबों को, अंग्रेजी के और अखबार को मैं पढ़ता था। तो इससे हमारा प्रोनाउंसिएशन जो था वो बहुत ही अच्छा हो गया। दूसरी चीज़, मैं 1 घंटा डेली में लगातार अंग्रेजी के समाचार को, अंग्रेजी के डिबेट्स को सुनता था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बड़े बड़े महान जज और बड़े बड़े महान वकीलों के मैं लेक्चर्स को सुनता था। इस चीज़ को धीरे धीरे मैं करता रहा, लगातार 3 से 4 साल तक मैं करता रहा और बहुत सारी चीज़ें बदली और मैं पूरी तरीके से अंग्रेजी में हो गया हूँ। भैया ये तो बहुत प्रेरित करने वाली चीज़ है कि आप
एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उसके अलावा हिंदी मीडियम में आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई पूरी, उसके बाद आपने हिंदी से इंग्लिश में स्विच किया पूरी तरीके से। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि देखिए, जैसा कि आपने ये तो बताया कि आप तो खैर हिंदी से इंग्लिश में आ गए, हमारे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेज़ी है, लेकिन जो विद्यार्थी आज हिंदी में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं LLB की, तो उनके लिए क्या स्कोप है या उनको अपनी भाषा बदल देनी चाहिए आगे चल के? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, एक चीज़ अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा है वो इंग्लिश, लेकिन अगर हम, क्योंकि अब सारी जो प्रक्रियाएं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, अब हम देखेंगे बहुत सारे हाई कोर्ट्स में जो हमारे जो विद्वान अधिवक्तागण होते हैं वो हिंदी में आर्ग्यूमेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में बहुत ही जो है क्रांतिकारी काम हुआ है। बहुत सारे जो दस्तावेज थे उसका कई सारे भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया गया है और कई सारे भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन निरंतर जारी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप LLB करें, जब हम LLB करें तो हमको अगर पूरी तरीके से हम इंग्लिश में पढ़ने के इच्छुक नहीं हैं, फिर भी हमको एक न्यूनतम एक लेवल का हमको अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है। अगर हम उसको जान लेंगे तो हम अपने तो जो हमारे जो अनुज हैं हम उनको अच्छी तरीके से और गाइड कर सकेंगे, और आगे हमको फ्यूचर में कभी मान लीजिए कोई निर्णय लेना होगा तो हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप शुरुआत में ही थोड़ा सा भी अगर आप अंग्रेज़ी जानेंगे तो ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा। मतलब अंग्रेजी साथ के साथ सीखते रहें, वो कोई परेशानी नहीं, अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी साथ के साथ सीखते रहें। और भैया इसके साथ साथ आप उन विद्यार्थियों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो जैसे हम और आप तो लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB कर ली, कोई विद्यार्थी जो अपने ज़िले के ही किसी प्राइवेट विद्यालय से कर रहा है LLB, लेकिन उसका उद्देश्य है कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, LLM में जाना है, तो हिंदी में भी पढ़ा है, तो उस विद्यार्थी के लिए क्या एक तैयारी की रणनीति होनी चाहिए गाँव के पृष्ठभूमि से जो निकल के आ रहा है उसके लिए? LLB की तैयारी के लिए? नहीं, LLM जो LLM के वहाँ से किया है। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये सब जो समस्याएं जो बच्चों को होती है ये क्यों होती है। तो मैं गंभीरता से इसको सोचता रहा, मैं कई सारी चीज़ों को देखा, सीधा समझो तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो दूर दराज के जो बच्चे होते हैं या जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जिन बच्चों को विश्वविद्यालय नहीं मिल पाता है, जो कॉलेज में होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है पुस्तकालय की समस्या होती है। अगर पुस्तकालय में किताबें होती भी हैं तो कम होती हैं, और किताबें अगर मान लीजिए ज़्यादा भी होती हैं तो किताबें जो है वो दूसरे आथर की होती हैं। उसमें जो है कई सारी अच्छी जो अथॉरिटी की जो किताबें होती हैं वो किताबें नहीं हो पाती हैं। तीसरी चीज़ें ये होती हैं कि बच्चों का जो एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होता। जैसे जो कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे जो है एडमिशन पॉलिसीज़ में ये प्रावधान होना चाहिए कि आप कॉलेज के बच्चे हैं, अगर आपका कॉलेज का 3 साल का कोर्स है तो अपना 6 महीना का समय अपने डीन से अपने जो है आप जो है रिकमेंडेशन ले करके आप जो है BHU में जा कर के 6 महीने आप जो है वहाँ पर अपना कोर्स पढ़ सकें। अगर आप मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय से किसी एफिलेटेड कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से 6 महीने का जो लास्ट का सेमेस्टर हो उसमें प्रावधान होना चाहिए। ये होना चाहिए पूरी तरीके से कि आप भारत के जिस भी विश्वविद्यालय में चाहें इस 6 महीने आप जा कर के वहाँ शिक्षा हासिल कर लें। क्यों? इससे पूरी तरीके से आप अपडेट हो जाएंगे, आपको वहाँ के लाइब्रेरी, वहाँ के माहौल के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये व्यवस्था नहीं है, और है तो बहुत ही सीमित दायरे में है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं या उसके किसी जो है उसके द्वारा जुड़े हुए किसी कॉलेज के छात्र हैं, या आप किसी गाँव में कहीं दूर कहीं कोई कॉलेज खुला हुआ आप उसके विद्यार्थी हैं, लेकिन आप लगनशील हैं, आप आगे अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो वहाँ पर यह प्रावधान होना चाहिए कि आप अपने पढ़ाई का कुछ हिस्सा दूसरे विश्वविद्यालय में जा करके वहाँ के छात्र बन करके आप ले सकें, ताकि आप अपने आप को पूरी तरीके से ग्लोबल बना सकें। अब हमारे पास में जो समय चल रहा है, ये समय हमारे पास में निखरने के साथ साथ में अपने आप को ग्लोबल बनाने का समय है। अब हम ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं, तो उस ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा, और इसमें मैं समझता हूँ बहुत सारी स्वतंत्रताओं का होना ज़रूरी है, स्वतंत्रताओं और शैक्षणिक स्वतंत्रताओं का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक बार किसी संस्था के विद्यार्थी बन गए तो उसके विद्यार्थी तो हमेशा ही हैं, लेकिन अगर हमको वो संस्थाएँ अगर आगे बढ़ने का मौका देंगी तो हम उस संस्था के साथ साथ में जो दूसरी संस्था है उसका भी नाम होगा, और इससे हम देश में एक पारस्परिक विकास कर सकेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे। और रिसोर्सेज कम लगेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये वास्तविकता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल ये वास्तविकता है। तो हमको हमारे जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं उसको इसके ऊपर गंभीरता से चिंता करने की आवश्यकता है। भैया एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है
जैसे कि LLB की डिग्री इतना पर्याप्त है कि जिसके पास अगर LLB की डिग्री है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की ताकत रखता है। मतलब इस डिग्री में इतनी पावर है, तो क्यों फिर LLM करें हम? जब LLB की डिग्री में इतनी पावर है तो LLM की तरफ क्यों जाएं, हायर स्टडीज़ में क्यों जाएं? जैसे पानी में जब आप चीनी मिलाते हैं तो कम मीठा होता है, जितने ज़्यादा आप पानी मिलाते हैं उतने ज़्यादा मीठा होता चला जाता है। तो हमारे पिताजी मुझसे हमेशा घर पर एक चीज़ कहा करते थे कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। पिताजी हमारे कहते थे पान क्यों सड़ा, क्योंकि उसे पलटा नहीं गया। घोड़ा क्यों रुका, क्योंकि उसे एड़ नहीं लगाया गया। तो मेरे पिताजी का कहने का मतलब यही हुआ था कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। अगर मान लीजिए सभी लोग चीफ जस्टिस ही बनेंगे, अगर सभी लोग जज ही बनेंगे, अगर सभी लोग लॉयर ही बनेंगे, तो शिक्षक कौन बनेगा? बिल्कुल। रिसर्च स्कॉलर कौन बनेगा? कानून के अंदर जो डिफेक्ट है, कानून के अंदर जो खामियां हैं, इसके ऊपर शोध कौन करेगा? कौन बताएगा कि वर्तमान में जो देश के सामने समस्याएं हैं इसके ऊपर ये कानून होना चाहिए? इस कानून को नहीं लाएंगे तो हमारी जो है व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएंगी। मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई समस्या हमारे सामने आ रही है, अगर कोई शोध का छात्र नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि फला फला कानून हमको बनाने की ज़रूरत है? तो ऐसे विषय में ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो आप LLB करिए, आपको जुडिशरी में जाना है तो भी आप लॉ की डिग्री तो ही मान्य है। लेकिन ये अपनी लोगों की सोच होती है और लोगों का एक पैशन होता है, एक लोगों की शौक़ होती है कि हमको PhD करके फिर प्रैक्टिस में आना है, हमको LLM करके फिर प्रैक्टिस में आना है, या हमको बेयर LLB के थ्रू ही प्रैक्टिस में जाना है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, इसीलिए मैं इसको किसी को भी जनरलाइज नहीं करता हूँ। आप जब भी इस प्रकार का डिसीज़न लीजिए, हमेशा जो आपके सीनियर जो होनहार हैं, जो आपके जो शिक्षक हैं, जो आप उनसे कंसल्ट करिए और उसके आधार पर आप अपने निर्णय को लीजिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि आपको सब लोगों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं, लेकिन चूँकि इसमें रिसर्च भी करनी है, आगे एकेडमिक्स में भी जाना है। अच्छा भैया, क्या क्या स्कोप हैं LLM करने के बाद? LLM के बहुत सारे स्कोप हैं। LLM के बहुत सारे स्कोप हैं। LLM आपको एक दरवाजे पे ऊपर ला करके आपको खड़ा कर देता है। अगर आप LLM कर लेते हैं मान लीजिए, तो फिर आप LLM में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती है जिसमें लॉ ऑफिसर के पद होते हैं, वो LLM ही मांगते हैं। और LLM के साथ साथ में अगर आप उससे कंडीशंस को पढ़ेंगे तो उसके लिखा रहता है LLM 2 ईयर कैंडिडेट। जैसे आप IIT खड़गपुर में जाएंगे, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में आप जाएंगे, वहाँ पर आप मान लीजिए LLM करने के लिए जाते हैं तो आपको 2 साल का LLM वहाँ पर 1 साल का LLM नहीं है। उसके बाद में आप वहाँ PhD करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 2 साल के लिए LLM के लोग PhD कर सकते हैं, 1 साल के लिए लोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस साल से संशोधन हो गया है, अब 1 साल के लोगों को भी जो है वो उन्होंने जो है अलाउ कर दिया है। LLM के साथ साथ में आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, आप किसी बैंक के लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, आप किसी पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के अंदर लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। प्लस एक चीज़ हमको ध्यान देनी योग्य है, एक चीज़ ध्यान देनी भी चाहिए कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी उसके बाद में UGC ने जो संशोधन किया, उसके अंदर UGC ने बहुत अच्छा प्रावधान किया कि आप जैसे ही PG होंगे और PG के साथ में नेट होंगे, फ़ौरन ही आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो LLM करना इसलिए ज़रूरी है, और LLM के साथ में आप नेट निकालेंगे, फ़ौरन आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। और एक चीज़ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद को भी क्रिएट किए हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद को भी सृजित किए हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस के क्षेत्र में होते हैं या जो लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे होते हैं, अग्रणी होते हैं, मान लीजिए हमने LLM कर लिया, हम किसी कारणवश नेट नहीं कर पाए या किसी कारणवश PhD नहीं कर पाए, तो हम जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं उस क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद मिल जाएगा। और आगे की चीज़ हमको नहीं भूलनी चाहिए, मान लीजिए हम LLM करते हैं और LLM के साथ साथ में मान लीजिए हम अभी प्रैक्टिस के लिए चले गए, एडवोकेसी के लिए चले गए और हम नेट भी हैं, तो उस वक्त हमारे सामने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हमको अलाउ करते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चर्स बन सकते हैं, आप लेक्चर ले सकते हैं, परमानेंट नहीं लेकिन आप लेक्चर वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। आप एकेडमिक इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब आप LLM कर करके प्रैक्टिस के क्षेत्र में रहेंगे, नेट के वहाँ पर रहेंगे, तो आप एक एकेडमिक लॉयर बनेंगे, और जब एकेडमिक लॉयर बनेंगे तो उससे आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस को और एकेडमिक को दोनों को मिक्स करेंगे, और जब मिक्स करेंगे तो जिस भी छात्र को क्लास में आप एड्रेस करेंगे वाकई में बहुत ही होनहार और बहुत ही विद्वान निकलेगा। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। एक बार मैं पॉल विनोग्राडोफ की एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में मैंने पाया, उस किताब में एक लाइन लिखा हुआ था कि उस किताब की लाइन ये थी कि देयर इज़ अ डाइवोर्स बिटवीन एकेडमिशियंस एंड प्रैक्टिशनर्स बट फ्यू स्कॉलर्स हैव नोटेड देम इन, बट फ्यू स्कॉलर्स हैव एड्रेस्ड देम इन ए सिस्टमेटिक फैशन।
तो शुरुआत से ये कहा जाता है कि जो एकेडमिशियंस होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके अंदर एक डाइवोर्स होता है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे एकेडमिशियंस होने के साथ साथ में बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में अच्छे अच्छे जो स्कॉलर्स हैं, जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं है। और भी दुनिया के कई सारे देश हैं जहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनको वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ है। तो वहाँ पर वो प्रैक्टिस भी करते हैं, वहाँ पर वो प्रोफेसरशिप भी करते हैं, और इससे वो दूसरी तरीके से एकेडमिक कंट्रीब्यूशन करते हैं, और हम अपने तरफ से हम दूसरी तरीके से एकेडमिक कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये चीज़ है भैया। एक चीज़ मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया प्रोफेसर्स को एडवोकेसी की अलाउ नहीं है, तो क्या हम एलएलएम करने के साथ साथ अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं? बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एलएलबी के बाद में एलएलएम और पीएचडी, अगर आप पीएचडी लॉ सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस वो काउंट करेगा। अगर आप पीएचडी किसी दूसरे डिसिप्लिन में कर रहे हैं तब तो आपके अपने प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट को सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर आप एलएलएम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको अपना कोर्स सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने छात्र हित को समझते हुए, विधि के विद्यार्थियों के हितों को समझते हुए, उनको एलएलबी के बाद में जब वो 2 साल का या 1 साल का एलएलएम करते हैं और पीएचडी करते हैं, तो उसको भी वो प्रैक्टिस मानता है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल 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 भैया, ये तो बड़ा अच्छा रहा। और इसके अलावा अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो मेन हमारा ये था एलएलएम की तैयारी के ऊपर। तो आप एक ओवरऑल क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो विद्यार्थी एलएलएम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं? एलएलएम की तैयारी करने के लिए जो अभी इतना हमने बातें किया, जो अभी डिस्कशन हमारा हुआ भूपेंद्र जी के साथ में, और तो मैं सीधा देखिए आपको कहना ही चाहता हूँ कि एलएलएम के एंट्रेंस के लिए बातें तो बहुत सारी हैं, मटेरियल तो बहुत सारे हैं, मार्केट में स्टडी मटेरियल बहुत सारे उपलब्ध हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एलएलबी के प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में जितने भी सब्सटेंटिव लॉ हैं, सब्सटेंटिव लॉ मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, और उसके साथ में हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, और इसके साथ साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, इंडियन ईजमेंट एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, और दो इंटरनेशनल लॉ हो गया। इस प्रकार से आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए जो सिलेबस दिया गया है आपके विश्वविद्यालय के एलएलबी के कोर्स में। इसको आप पढ़ने के बाद में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लीजिए। मार्केट में सिंगल पब्लिकेशन का, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का, ईस्टर्न बुक पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का आप एक जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए। उसके अंदर तकरीबन 5 से 6 हज़ार क्वेश्चंस होते हैं। उन 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन को कम से कम आप 25 से 30 बार लगाइए, आपके माइंड में पूरी तरीके से वो समाहित हो जाए। तो आप पढ़ाई उधर करिए, इधर क्वेश्चंस को आप लगाइए, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, और जितने भी मैंने इधर बताया है इसको सॉल्व करिए। सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, आईपीसी, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सीआरपीसी और सीपीसी में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईपीसी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 80% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड होंगे। 20% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। और एलएलएम के एंट्रेंस में अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, केस मेथड पे बेस होते हैं, और वो सेक्शन पर बेस होते हैं। तो आप सिर्फ 2 रणनीति को फॉलो करिए। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए अच्छी तरीके से, और पढ़ते वक्त कोशिश ये करिए कि आप अपने नोट्स को बना करके रखिए। और जब भी किताबें पढ़िए तो आप आसान किताब पढ़िए। कंपटीशन की तैयारी करते वक्त मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी वैसी मार्केट में किताबें हैं जिसको जो हमारे जो आदरणीय गुरुजन हैं वो रिकमेंड नहीं करते। हालांकि उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वो एकेडमिक ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती है, वो एकेडमिक वेरासिटी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से
आपको उन किताबों को तो आपको नहीं, लेकिन कंपटीशन जब आपकी तैयारी करें तो आपको कंपटीटर बन करके आपको तैयारी करनी चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो एकेडमिक किताबें हैं वो कंपटीशन में मदद कर तो पाती हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी के वक्त में आपके पास में समय बहुत कम होता है। तो उस समय में से सूक्ष्म समय में हमको कंपटीशन से संबंधित किताबें लेनी होती हैं। तो उस कंपटीशन से संबंधित जो किताबें हमको लेनी होती हैं, उसमें फिर अपने बात को रिवाइज़ कर रहा हूँ। मैं बार बार इसी चीज़ पर मैं जोर दे करके कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, और उसको सॉल्व करने के साथ में आपने जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताया उस टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए, और आप घबराइए मत। बहुत सारे लोग आपके ऊपर प्रेशर्स का नेसेसरी के क्रिएट होंगे कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। मैं बताता हूँ, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और ये एफर्ट कोई नहीं करना चाहता है। इसीलिए 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सिर्फ 20% क्वेश्चन वो न्यू होते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, आप लॉ के फील्ड में किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर करके आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब कभी भी आप तैयारी करिए, जब कभी भी आप आगे बढ़िए, अब धैर्यता को बना करके रखिएगा। अगर आप धैर्यता को खो देंगे तो वाकई में बता दे रहा हूँ, एक निकाला हुआ कंपटीशन जो आपके हाथ से निकलने वाला है, वो कंपटीशन आपके हाथ से छूट जाएगा, आप उसको नहीं निकल पाएंगे। तो धैर्यता को, अनुशासन को, और अपने से बड़ों को सम्मान के साथ में, और बहुत ही विनम्रता के साथ में, बहुत ही आत्मीयता के साथ में आप मेहनत से, खामोशी से मेहनत करते रहिए, और आप आसानी से निकल जाएंगे आगे। यही मेरा आप लोगों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने समय दिया। और मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, भैया का पीएचडी चल रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो आगे आने वाली वीडियो है कि पीएचडी में कैसे एडमिशन लें और क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है। तो हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे भैया के साथ में। तो आपको जो कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, भैया उन सबका आंसर देंगे। और एक पीएचडी की रणनीति की वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you धन्यवाद। भैया। आपको भी धन्यवाद, और गौरव जी को भी धन्यवाद। गौरव जी थैंक यू।